जय हिंद। एक बार और फिर से नई वीडियो में शुरुआत करते हैं। जो हम अध्याय 1 पढ़ रहे थे, इसका ये लास्ट चैप्टर है कि तो लास्ट टॉपिक है। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक होगा, जो होगा उत्सर्जन का। उसके बाद अगर भारतीय वन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमको चौथा चैप्टर चलता होगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो कुछ भी होगा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन चैप्टर को। उत्सर्जन चैप्टर में देखेंगे हमको क्या सब पढ़ना नहीं पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा बात पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है और साथ साथ जो पेड़ पौधा है उत्सर्जन कैसे होता है। जैसे हम देखते आए हैं कि सारे में पौधा में शोषण कैसे होता था, फिर मानव में शोषण कैसे होता था, एक जीव का जो पौधा था उसमें शोषण कैसे होता था, जो बहुजीव का बहुकोशिका का पौधा था उसमें शोषण कैसे होता था। तो वही बात इसमें भी क्या करेंगे देखेंगे। तो इसमें लेकिन पहले हम देखेंगे कि जीव में उत्सर्जन कैसे होता है और उसके बाद देखेंगे कि इसे पेड़ पौधा में उत्सर्जन कैसे होता है। तो पहला बात समझेंगे कि इसे जो उत्सर्जन है ये क्या चीज़ है, और उत्सर्जन से जुड़े जो कुछ भी जानकारी होगा उसको क्या करेंगे लेने का प्रयास करेंगे। तो सभी को अच्छा से क्या करना, जुड़ के रहना, ताकि क्या करेगा सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उत्सर्जन क्या होता है। तो देखो पहला बात समझाता है कि ये जो है उत्सर्जन, ये उत्सर्जन का क्या मामला है। ठीक है, उत्सर्जन। ठीक है, तो ये देखते हैं कि उत्सर्जन क्या है। तो देखो जैसे हमने परिवहन में पढ़ा, परिवहन में क्या हो रहा था कि जो भी हमारे जीव के लिए, शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ था और जो आवश्यक पदार्थ नहीं था उसको क्या कर रहा था, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक क्या करता था, लेके जा रहा था। तो हम समझते थे कि परिवहन कर रहा, क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा। तो उसमें दोनों बात हो रहा था, जो आवश्यक है उसको भी लेके जा रहा था और जो हानिकारक है उसको भी क्या कर रहा था, लेके जा रहा था। तो दोनों मिला क्या होगा, हमको परिवहन होगा। लेकिन उत्सर्जन में क्या होगा, उत्सर्जन में वही होगा कि हमारे शरीर में जो भी बेकार पदार्थ है, क्या है, हमारे शरीर में क्या करेगा, जो भी बेकार पदार्थ होगा उस बेकार पदार्थ को अगर क्या करेंगे हम बाहर, शरीर से बाहर निकालेंगे। रख ना, तो सीधी सीधी बात समझो कि शरीर में अगर बेकार पदार्थ बन रहा है, उस बेकार पदार्थ को अगर तुम बाहर निकालेगी तो सीधा समझो कि वह क्या होगा, हमको उत्सर्जन होगा। रख ना, हमने बहुत सारा काम करते हैं, करते कि नहीं करते। जैसे खाना खा लिए, जब खाना खाते हैं तो खाना क्या करता है, पचता है। उसमें कुछ होता है कि जो शरीर में नहीं पचता उसको क्या करना पड़ता है, हमको बाहर निकालना पड़ता है। अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, इकट्ठा करने का जगह नहीं है। क्या जगह है, नहीं जानेगा। अगर इकट्ठा करने का जगह होता तो हम कभी भी लेटरिन नहीं करते, कर पाते नहीं करते, और कभी भी पेशाब नहीं करते। ठीक है, तो इकट्ठा करने का जगह ज़्यादा नहीं है। तो हमारे शरीर के लिए क्या है, वो हमको हानिकारक है। जब हानिकारक है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारा क्या है, हमको रास्ता है। ठीक है, रास्ता नहीं कर सकते बल्कि बहुत सारा क्या है, आगे है। ठीक है, तो उत्सर्जन जो है क्या, उत्सर्जन, तो उत्सर्जन मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ बन रहा है उसको क्या करेगा, तुम बाहर निकालेगा, कोई भी क्रिया द्वारा, जैसे भी निकालो तैसे। ठीक है, तो हम बहुत सारा काम करते हैं। जैसे तुमको बोले कि खाना खा रहे हैं, उसको पचाना भी है कि ना। जब हम सांस लेते हैं तो उस समय भी क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा से जाता है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, हमको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारा काम होता है। तो ये बहुत सारा काम को उपापचय क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी सारे जीव हैं अगर सब उपापचय क्रिया कर रहा है तो उसके फलस्वरूप क्या करेगा, कुछ बेकार पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, बेकार पदार्थ बनेगा। उस बेकार पदार्थ को क्या करेगी, हमको अगर शरीर से बाहर निष्कासित कर देगी, इसका मतलब वो क्या हो गया, हमको उत्सर्जन हो गया। समझे, क्या जी, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, तो जीवों के शरीर में जो उपापचय क्रिया होगा, कि तो जो सब खाना का, जैसे कि कोई भी काम कर रहा है शरीर में, जैसे कि खाना खाया उसको पचाना है, शोषण किया उसको, उसको जो अच्छा सिर्फ ऑक्सीजन का लेना है, बाकी पदार्थ को क्या करना, हमको निकालना। तो बहुत सारा हम काम करते हैं, तो सब क्या होगा, उपापचय क्रिया होगा। तो जीवों में जितने जीवों के शरीर में जो भी क्या होगा, उपापचय क्रिया होगा। उपापचय क्रिया मतलब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, जैसे खाना खाया भी है, समझ, उसको पचाना है,
सांस लिए उसको सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेना है, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा काम करेंगे तो हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बनेगा, कहे तो बेकार के पदार्थ बनेगा, उस बेकार के पदार्थ को क्या करेंगे हम बाहर निष्कासन करेंगे। अगर बाहर निष्कासन करेंगे क्या हो जाएगा, हमको परिवहन हो जाएगा, समझ ना। तो उत्सर्जन मतलब क्या हो गया कि बेकार पदार्थ, क्या हो गया बेकार पदार्थ। लेकिन इसी बेकार पदार्थ को किताब भाषा में क्या कहते हैं, हम कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ। तो ये उत्सर्जन मतलब क्या हो गया बेकार के पदार्थ। तो देखो, तो जो भी जीव होगा उस जीव में बेकार पदार्थ को निकालने के लिए क्या होगा, कोई अंग होगा कि नहीं होगा, क्या होगा अंग होगा। जैसे कि बेकार पदार्थ निकालने के लिए लेटरिन के लिए अलग रास्ता है कि नहीं, पेशाब के अलग अलग रास्ता है कि नहीं। मतलब कि इसे जो भी बेकार पदार्थ बन रहा है उसके लिए क्या है, हमारे से अलग उसके रास्ता है। तो जो भी शरीर से बाहर निकालेगा जो भी तरीका से, तो वह सब क्या होगा, हमारे उत्सर्जन अंग होगा, ठीक ना। क्या होगा, उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग के है तो क्या चीज़, जो सब क्या कर रहा है बेकार पदार्थ निकालने का प्रयास कर रहा है, ठीक ना, वह सब क्या होगा उत्सर्जन अंग। जैसे कि हम तुमको पढ़ा रहे थे पाचन तंत्र या पाचन अंग, तो पाचन अंग कौन कौन था, तो वही सब था जो सब पचाने का कार्य कर रहा था, वही सब क्या था हमको पाचन अंग। जैसे मुंह भी एक क्या है पाचन अंग है कि नहीं, क्योंकि मुंह भी पचाने का काम कर रहा था, पेट भी पचाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो अमाशय है कि नहीं, फिर छोटी आंत है, तो वो सब क्या है हमको पाचन अंग है। मतलब क्या, वो सब हमको पचाने का कार्य करता है। उसी तरीक़ा से जो हमारा शरीर में बेकार की पदार्थ बनेगा कि नहीं बनेगा, उस बेकार के पदार्थ को जो बाहर निकालने का प्रयास करेगा वह सब क्या होगा, हमको उत्सर्जन अंग होगा। समझे, क्या होगा उत्सर्जन अंग। और जो भी बेकार पदार्थ बनेगा, क्या बनेगा, जो भी बेकार पदार्थ बनेगा उस चीज़ का नाम होगा उत्सर्जी पदार्थ। क्या चीज़, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक ना। तो हमने क्या समझा कि जो उत्सर्जन है क्या है, उत्सर्जन है उत्सर्जन अंग, ठीक है। उत्सर्जन अंग जो होगा ये क्या होगा, तो ये यही होगा, तो शरीर के जो भाग से ना, जो शरीर है, अगर शरीर के जो भाग से, ठीक है, जो भाग से क्या करेगा, जो अवशिष्ट पदार्थ है वो निकलेगा, क्या करेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जो भाग से निकलेगा वही क्या होगा उत्सर्जन अंग होगा। और उसके बाद उत्सर्जन में जो निकलेगा, उत्सर्जन में क्या करेगा, जो निकलेगा, ठीक है ना, उत्सर्जन में क्या करेगा, जो निकलेगा वह क्या होगा, वह होगा हमको उत्सर्जी पदार्थ। क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, ठीक ना। तो हमने क्या सब समझा कि जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन मतलब क्या चीज़, जो बेकार के पदार्थ, किताब की भाषा में कहे तो अवशिष्ट पदार्थ। समझे क्या चीज़, अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट होता है, लेकिन किताब अपशिष्ट लिखा हुआ था इसलिए अवशिष्ट लिखे, अपशिष्ट, समझ, ठीक है। तो देखो, तो उत्सर्जन मतलब जो बेकार की पदार्थ होगा, ठीक है। उसके बाद उस बेकार के पदार्थ को निकालने के लिए जो अंग से क्या करेंगे, हम निकालेंगे, वो सब क्या होगा, अभी उत्सर्जन अंग होगा। और जो पदार्थ निकलेगा वह उत्सर्जन पदार्थ होगा, उत्सर्जी पदार्थ होगा, ठीक है। तो देखो, जो निम्न श्रेणी के जंतु आते हैं, क्या आते हैं, निम्न श्रेणी, हाँ, एक कोशि के जंतु, तो उस समय कोई उत्सर्जी अंग होता नहीं है, जैसे हम लोग के, हाँ, तो उस समय हम लोग में निकालने के लिए उत्सर्जी अंग अलग से बनाया गया, तो उस समय कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है, समझे। जैसे अमीबा बोले, प्रोटोजुआ बोले, तो ये सब में उत्सर्जी अंग नहीं होगा, कहे तो इसको अवशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए कोई सही रास्ता नहीं है। किसी को क्या करता है, हमको निकाल लेता, कोई सही रास्ता नहीं। जैसे हम देख रहे थे कि खाना खाने का कोई रास्ता इसको नहीं है, रहता था कोई रास्ता, किसी में रहता था, ठीक है। अमीबा में कोई खाना खाने का रास्ता नहीं था, किसी माध्यम से क्या करता था, वह खा लेता था, जिधर खाता था उधर क्या करता था, उसका मुंह बन जाता था, ठीक है।
तो जो निम्न श्रेणी की जंतु है, छोटे छोटे जीव है, ना, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब में उत्सर्जी अंग नहीं होता है, समझे, ठीक है। उसके बाद देखो, जो उत्सर्जी पदार्थ निकालता भी है, अगर एक कोशिकीय जीव जो है उत्सर्जी पदार्थ निकालता है, क्या निकालता है, तो वह निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी पदार्थ, ये सब क्या करता है, उसका उत्सर्जी पदार्थ है। उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जैसे हमको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। अगर रहता तो हम भी धुइयाँ आराम से बैठ कर धुइयाँ पीते आराम से, ठीक है ना। धुइयाँ में जाता है तो दम घुटने लगता है, दुखता है, काहे घुटता है, इसलिए घुटता है क्योंकि हमारे शरीर के लिए वह धुइयाँ क्या जरूरी नहीं है, कि तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है, समझा। तो उसी तरीक़ा से जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरी नहीं है। उसके बाद जो उसके अंदर जो नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है वह भी जरूरी नहीं है। तो जो छोटे छोटे जीव है उसके लिए जो उत्सर्जी पदार्थ होगा वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद नाइट्रोजनी पदार्थ, समझा। क्या चीज़, जो छोटे छोटे जीव होगा, जो निम्न श्रेणी के जीव होगा, ठीक है, निम्न श्रेणी के जीव के तो एक कोशिकीय होगा, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन नाइट्रोजनी, ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थ, ठीक है, समझा, नाइट्रोजनी, समझे। उसके बाद लेकिन जो मनुष्य है उसमें कुछ अलग सिस्टम होगा कि नहीं होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो मानव है, जो बहुकोशिकीय जंतु है, कहे तो मानव में, तो मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन है, समझे, क्या चीज़, मानव में कौन कौन जगह है कि जो खराब पदार्थ निकलने का जगह है, समझना, सुन रहे, क्या चीज़, मानव में कौन कौन जगह है जो कि क्या करता है, खराब पदार्थ निकालने का काम करता है, समझे। तो देखो कौन कौन है, तो हम पढ़ते हैं अब मानव जो है, ठीक है, मानव में उत्सर्जी अंग, ठीक है, मानव में उत्सर्जी अंग, तो देखो कौन कौन है। पहला बात जो है, जो मानव में उत्सर्जी अंग है वह है फेफड़ा, क्या चीज़, फेफड़ा। अच्छा तुम बताओ, हमने फेफड़ा काहे लिया, फेफड़ा तो सांस लेने का काम करता है, ये उत्सर्जी अंग कैसे हो गया। फेफड़ा उत्सर्जी अंग इसलिए हुआ क्योंकि फेफड़ा के पास जब खून आता था तो ऑक्सीजन लेता था और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता था, ठंडे हैं, तो फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर फेफड़ा को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो फेफड़ा तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो जब वह हमको नहीं चाहिए, खराब पदार्थ हुआ, जब खराब पदार्थ हुआ तो उसके लिए क्या होगा, उत्सर्जी अंग होगा कि नहीं होगा। इसीलिए फेफड़ा क्या होगा, हमको उत्सर्जी अंग होगा, समझे रहे, क्या चीज़, फेफड़ा क्या होगा, उत्सर्जी अंग, काहे, क्योंकि फेफड़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको जरूरी नहीं है, इसलिए क्या होगा, हमको उत्सर्जी अंग होगा, के तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तुम ठंडी के महीना में देखता होगा, क्या देखता होगा, मुंह से जब भाप निकालता होगा, निकलता क्या निकलता है, हाँ, तो वह कहाँ से निकलता है, वह भी फेफड़ा से ही निकलता है, वाष्प, वाकोधा सोप, ठीक है, वैसे लिखा मान रहे हैं वाष्प। उसके बाद देखो, जो तुम निकालता है क्या चीज़, कहे तो बलगम, क्या चीज़, बलगम जानती है कि नहीं जानती है, हाँ सुना नहीं, कब, और दूसर भाषा में कहे तो हाँ, जो नेटा खखार है वही सब, रखना, वो भी निकलता है, तो हमारे फेफड़ा में ही बनता है वो सब चीज़, रखना, उसीलिए क्या करते हैं, उसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो बलगम है, क्या है, बलगम है, ये बलगम को भी क्या करता है, हमको निकालने का प्रयास करता है, समझे, हाँ। तो फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, क्या है कि इसे उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन आता है उसको भी बाहर निकालना है कि नहीं। उसके बाद जो वाष्प बनेगा उसको भी क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा वाष्प के रूप में, उसके अंदर जो भी पानी रहेगा, ठीक है। और जो बलगम रहेगा वह बलगम को भी क्या करता है, निकालने का कोशिश करता है, समझे। उसके बाद दूसरा है यकृत, क्या है, यकृत को भी हमने अच्छा से पढ़ा है, कि नहीं पढ़ा, जो कि लीवर है, ठीक है। तो देखो लीवर में क्या करता है, लीवर में अमोनिया बनता है, क्या बनता है, अमोनिया, समझा। लीवर में क्या बनता है, बल्कि बनता नहीं है, किधरों से आता है, ठीक है। वह लीवर क्या करता है, लीवर में आकर के जमा हो जाता है अमोनिया, समझा।
उस अमोनिया को क्या करता है लीवर, उसको यूरिया में क्या करता है, बदल देता है। काहे कि से अमोनिया में खराबी यही है कि वो बहुत ही दुर्गंध भागता है, समझ ना, ठीक है। हाँ, अमोनिया में क्या है खराबी है कि वह क्या करता है, बहुत ही दुर्गंध और जहरीली होता है, समझ ना। इसलिए लीवर क्या करता है, तत्काल के लिए अमोनिया को यूरिया में क्या करता है, हमको बदल देता है, समझ ना। लेकिन जब यूरिया में बदल देगा तो हमारे शरीर को भी यूरिया नहीं चाहिए, उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए यकृत भी क्या है, हमको एक उत्सर्जी अंग है कि ना। लेकिन यकृत पाचन में भी क्या करता था, हमको काम करता था, क्या नहीं करता था, ठीक है। तो जो यकृत है, यकृत भी क्या है, हमको एक उत्सर्जी अंग में आएगा। ये काम क्या करता है, तो ये काम यही करता है, हाँ, जो अमोनिया है उसको क्या करेगा, यूरिया में बदल देगा, ठीक है, अमोनिया को, ठीक है, वह क्या करेगा, यूरिया में हमको बदल देगा, ठीक है। उसका देखो तीसरा जो उत्सर्जी अंग होगा हमारे पास, वह होगा बड़ी आंत। क्या चीज़, बड़ी आंत, है ना। ये बड़ी आंत का क्या मामला है, तो हमने तुमको अच्छे से पढ़ाया है कि जो बड़ी आंत है, तो छोटी आंत में क्या होता था, भोजन का पाचन होता था, होता कि नहीं होता था। तो जो छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा, अब जो लास्ट में सिट्ठी बचेगा वह कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता था। अब बताओ सिट्ठी का स्टोर करने के लिए जगह वहाँ पे है, नहीं जगह है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब बाहर निकाल लेंगे तो इसका मतलब जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है उसको अगर बाहर निकाल लेंगे तो अभी क्या होगा, हमको उत्सर्जी अंग होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या करता है कि जो अनपचा भोजन है, क्या है, अनपचा भोजन, अनपचा भोजन है कि नहीं, अनपचा भोजन है, उसको क्या करेगा, फिर उसको बाहर निकालता है, निकालता कि नहीं निकालता है, ठीक है, बाहर निकालता। उसके बाद तीसरा चौथा होगा, क्या होगा, चौथा वो होगा त्वचा। क्या चीज़, त्वचा, त्वचा सब जाती है अंडे, स्किन, स्किन मतलब चमड़ी, ऊपर का जो चमड़ी है कि ना, ये जो ऊपर क्या है, चमड़ी है। ये चमड़ी क्या करता है, क्या चीज़, ये चमड़ी क्या करता है, ये पसीना के माध्यम से NaCl निकालता है। क्या निकालता है, NaCl के, तो नमक को क्या करता है, हमको निकालता है। और हल्की कम मात्रा में नाइट्रोजन को भी क्या करता है, निकालता है। क्योंकि हमारे शरीर को NaCl उतना नहीं चाहिए लेकिन उतना नहीं, बेसी हो जाता क्या करता है, पसीना के माध्यम से निकाल लेता है। तो आजकल जो निकल रहा है ये NaCl निकल रहा है, सच ना। हाँ, ठंडी महीना में कैसे निकलेगा, तो ठंडी महीना में दूसरा रास्ता खोजता है, वह क्या करता है, जो बड़ी आंत में ही भेज देता है, जब या पेशाब के माध्यम से क्या करता है, हमको उसको बाहर निकाल दे जाता है, समझे, या बड़ी आंत के माध्यम से क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। उस समय कोई दूसरा क्या करता है, रास्ता वह खोज लेता है, समझे। तो जो त्वचा है, त्वचा क्या करता है, तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो NaCl बनता है वह क्या करता है, पसीना के माध्यम से उसको बाहर निकालता है, समझ ना। NaCl वह क्या किया, पसीना के माध्यम से बाहर निकाला। और थोड़ी मात्रा में, क्या चीज़, थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन को भी क्या करता है, हमको बाहर निकालता है, मतलब कम मात्रा में, क्या चीज़, कम मात्रा में, समझ ना। और जो लास्ट है वह है वृक्क। क्या है, वृक्क, वृक्क के तो किडनी, क्या चीज़, किडनी, समझे कि समझे, किडनी, ठीक है, क्या चीज़, किडनी। अब देखो ये किडनी का क्या काम है, तो किडनी का यही काम है कि जो यूरिया बना हुआ है किसके पास, यकृत के पास, क्योंकि यकृत वही काम कर रहा था, अमोनिया को यूरिया में बदल रहा था, बदल रहा था। यहाँ लिखे ना, यकृत अमोनिया क्या करता है, यूरिया में बदलता है उसको। जो उसके पास यूरिया बना हुआ है उस यूरिया को क्या करेगा, हमको बाहर निकालेगा। और साथ साथ यकृत ये भी करता है कि खून में अगर कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ है, क्या है, कोई चीज़ है, उसको क्या करता है, हमको छानने का काम करता है। जैसे खून में कोई चीज़ मिल गया, समझ ना, जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये क्या करता है, खून को छानने का भी हमको कार्य करता है, छानने का काम करता है, शुद्ध करने का काम नहीं करता, समझे। हाँ, तो जो विरिक है, क्या है, विरिक यही काम करता है कि जो खून में अवशिष्ट पदार्थ है कि तो बेकार के पदार्थ हैं, उस बेकार के पदार्थ को क्या करता है, हमको ये छानते रहता है, समझ ना। एक तरीक़ा से ये विरिक चलनी की तरह क्या करता है, हमको कार्य करता है। इसके पास ब्लड आता है, उसको छानता है और उसके बाद क्या करता है, फिर ब्लड को छोड़ देता है, जाओ अब तो हो जाएगा, इसमें से कोई बेकार के पदार्थ अब नहीं है, समझ ना। तो विरिक का काम यही है, क्या है, विरिक का काम कि जो यूरिया है, क्या है, यूरिया है,
और जो पेशाब है क्या है, पेशाब है, ठीक है। अब पेशाब बनता है कैसे, वैसे ही बनता है जैसे ब्लड को छाना, कुछ कुछ निकला उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। यानी कि वो रक्त को छानने का कार्य करता है, क्या करता है, छानने का कार्य। अब रक्त को जो छान रहा है, जो अवशिष्ट पदार्थ बन रहा है वही क्या है, हमको पेशाब है, समझ, ठीक है। सुनिए हाँ, तो जो विरिक है कहे तो किडनी है, वह किडनी क्या कर रहा है कि जो यकृत के पास बना हुआ था यूरिया उसको लेगा, और जो विरिक जो ब्लड को छान रहा है, जो छाना वह क्या है हमारे, उसको क्या कहते हैं, उसको हम पेशाब कहते हैं, समझ। तो जो रक्त है उसको, रक्त को भी क्या करता है, छानने का कोशिश करता है, समझ। तो ये देखो उत्सर्जी अंग नहीं कह सकते, बल्कि जो विरिक है, विरिक तुम्हारे शरीर में ऐसे होता है, ठीक है, समझ। तो देखो क्या जी, इतनी बात समझ गया। तो जो मनुष्य है क्या है, मनुष्य, तो देखो हमको मेन पढ़ना है क्या जी, किडनी को, क्या चीज, किडनी को, कहे तो विरिक को, ना ही फेफड़ा को पढ़ना क्योंकि फेफड़ा को हमने पढ़ लिया है, ना ही यकृत को पढ़ना है, यकृत को भी पढ़ा है, ना ही बड़ी आंत को पढ़ना क्योंकि बड़ी आंत भी क्या किया हमने पढ़ लिया है। जो त्वचा है, त्वचा को भी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ भी नहीं किया है, ठीक है। लेकिन हमको किसको पढ़ना है, विरिक के तो किडनी को, समझा। तो तुम्हारे आगे में ये फिगर बनाया गया है, यही क्या है, हमको किडनी है, समझा। सुनिए क्या चीज, मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग है विरिक है कि ना, तो वह पूरा सिस्टम ऐसा उसका है, ठीक है, नहीं समझे, कहे तो किडनी का, ठीक है। तो इस किडनी के बारे में क्या करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो मेन किडनी यह है, क्या है, मेन किडनी कौन है, ये दोनों हुआ, ठीक है। ये दोनों क्या है, किडनी है, बल्कि इसके साथ कुछ कुछ अलग अलग क्या है जुड़ा हुआ है, लेकिन मेन किडनी क्या है, यही है, मेन विरिक यही है, ठीक है। जैसे देखो मेन पचाने का काम कर रहा था मुंह और छोटी आंत और आमाशय कर रहा था कि नहीं कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ हम अलग अलग चीज़ को पढ़े, ग्रासनी क्या होता है कि नहीं, ग्रास नली क्या होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े, यकृत पढ़े, आमाशय पढ़े, क्यों, क्योंकि ये सब सहायता कर रहा था, समझे, क्या कर रहा था, सहायता कर रहा था। वैसे ही ये किडनी है, तो किडनी में ये सब अंग जो तुमको दिख रहा है, ये सब क्या कर रहा है, उसका सहायता कर रहा है, ठीक समझे। तो सहायता करने क्या मतलब हो गया, जैसे कि से विरिक है, और विरिक के अंदर क्या किया, कुछ बना, अब उसको बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकालेगा, तो बाहर वहाँ पे तो किसी पाइप से निकालेगा, देख लेंगे। तो वह पाइप क्या कर रहा है, उसको बाहर निकालने का सहायता प्रदान कर रहा है, बल्कि वह किडनी का काम नहीं कर रहा। तो हम अब पढ़ते हैं कि मानव में जो उत्सर्जन अंग है, क्या है, उत्सर्जन अंग, ये उत्सर्जन अंग है कि नहीं है, किडनी। अब इसको सहायता करने के लिए 3 अंग हैं, कितनी है, 3 अंग है, ठीक है। तो मानव में, ठीक है, ये पढ़ रहे थे हम उत्सर्जी अंग कौन कौन है, समझे। अब उसमें से हमको मेन किसको पढ़ना है, किडनी को, विरिक को, ठीक समझे। अब इस विरिक को काम ठीक से करने के लिए कौन कौन अंग है, ठीक है। तो मानव में उत्सर्जी अंग कौन है, विरिक है, तो बहुत सारा, लेकिन मेन काम है, मेन कौन है, विरिक। अब विरिक के 3 अंग होता है, 3 अंग होता है, अगर ये अच्छा से काम करेगा तो, समझा। पहला बात देखो, पहला बात होता है मूत्रवाहिका, वाहिका, ठीक है, मूत्रवाहिनी है, तो मूत्रवाहिनी लिखो, क्या चीज, मूत्रवाहिनी, ठीक है, वाहिनी, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो होगा वह होगा मूत्राशय, क्या चीज, मूत्राशय, ठीक है, यहाँ देखो मूत्राशय। उसके बाद जो होगा वह होगा विरिक, क्या चीज, हमने इसको नीचे में इसलिए लिखा है अभी समझने के लिए, ठीक है, हाँ विरिक के अंग, ठीक है, उसको नीचे में लिखा है क्योंकि उसी को पढ़ना है। ये सब उतना सिर्फ सहायता प्रदान करता है, विरिक का काम नहीं करता है। तो यहाँ देख, जो विरिक है, विरिक का जो उससे सहायता अंग है, प्रदान करता है, जो पूरे सिस्टम है विरिक का, एक मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय, एक क्या है, विरिक है। तो देखो, तो ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, विरिक, देख ना, ये तुमको विरिक है,
अब देखो इस विरिक में जो भी छनाई होगा ब्लड का, होगा कि नहीं होगा, जो भी अनपचा चीज़ निकलेगा वह कहाँ रखेगा, तो ये छान लिया। अब छान के कहाँ रखेगा, तो ये छान करके इस पाइप के माध्यम से, किस पाइप के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से वह क्या करता है, ऐसे करके करके करते हमको मूत्राशय में भेज देता है। ठीक समझे, कहाँ भेज देगा, मूत्राशय में। ये मूत्राशय क्या होता है, जैसे तुम पन्नी थैली रहता है, पता क्या नहीं रहता है, वैसे ही थैली रहता है। ठीक है, तो ये मूत्राशय में क्या करेगा, आकर के हमको इकट्ठा होकर के जमा हो जाएगा। ठीक है, समझे। तो मूत्रवाहिनियाँ जो है क्या है, मूत्रवाहिनियाँ क्या चीज़, मूत्रवाहिनियाँ है कि ना है, जो मूत्रवाहिनियाँ क्या है, मूत्रवाहिनियाँ। तो मूत्रवाहिनियाँ कौन चीज़ है कि जो विरिक है, क्या है, विरिक है। विरिक में जो भी उत्सर्जन पदार्थ बनता है, उत्सर्जक पदार्थ बनता है, समझ ना, वह क्या करता है, वह हमको मूत्रवाहिनियाँ के माध्यम से कहाँ भेज देता है, हमको मूत्राशय में क्या करता है, हमको चले जाता है। और इसकी संख्या 2 होता है, देखो एक इधर है, एक क्या है इधर, ये दोनों क्या है, हमको मूत्रवाहिनियाँ, समझे। तो मूत्रवाहिनियाँ का काम यही है कि जो विरिक है इसमें जो भी बेकार की पदार्थ बना हुआ है, समझ ना, कि तो छान के रखा हुआ ब्लड को, अब वो रखेगा कहाँ, तो वही काम करता है कि इसमें जो भी अवशिष्ट पदार्थ बना हुआ है उसको क्या करेगा, इस पाइप के माध्यम से, मूत्रवाहिनियाँ के माध्यम से हमको मूत्राशय में क्या करेगा, हमको जमा कर देगा। ठीक समझे। अब देखो ये मूत्राशय क्या है, क्या चीज़, मूत्राशय। तो ये मूत्राशय क्या है, एक थैलीनुमा संरचना है। थैलीनुमा समझते हैं ना, जैसे किसी पन्नी में पानी भर दो क्या चीज, तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो मूत्राशय थी, मूत्राशय है, जैसे पन्नी में तुम क्या कर दो, पानी भर के लटका दो, जैसे लटका रहता है, वैसे क्या होता है, हमको मूत्राशय ऐसे क्या करता है, हमारे शरीर में है। ठीक है, तो ये एक थैलीनुमा संरचना, क्या है, थैलीनुमा संरचना है। ये काम क्या करता है, ये काम यही करता है कि जो भी मूत्र आएगा उसको क्या करेगा, इकट्ठा करके क्या करेगा, हमको रख लेगा। रख लेगा, नहीं रखता है, हाँ हाँ, हंस रहा है। ठीक है, उसका देखो, और जब इसको समय पड़ेगा, क्या पड़ेगा, समय पड़ेगा, तो इसमें जो भी मूत्र इकट्ठा हुआ है वह मूत्र मार्ग से क्या करेगा, हमको बाहर निकाल देगा। समझ ना, जब इसका क्या पड़ेगा, समय पुरेगा, पुरता क्या नहीं पुरता है, समय कैसे पुरता है, जैसे इसको पता है, क्या पता है किसके, इसको अगर हवा लग गया, क्या लग गया, हवा, तो तुमको पता, इसको पता चल जाएगा अब इसको क्या करना, मूत्र को बाहर निकालना, होता कि नहीं होता है। कैसे हवा लगता है, जैसे तुम पूरा कपड़ा पहना हो उसको हवा नहीं लग रहा, एक बार हवा लगाओ, देखो कैसे क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझा। तो देखो, तो ये यही बात है कि इसे मूत्राशय क्या करता है, तो जब जब भी क्या करेगा, हमको समय आएगा, यानी कि तो समय उसका पूरेगा, तो वह क्या करेगा, मूत्र मार्ग से हो करके जो मूत्राशय में मूत्र जमा हुआ है, मूत्र मार्ग से क्या करेगा, हमको बाहर निकल जाता है। समझ ना, ऐसा ही होता है। कैसे कितना होता है हम बताएंगे सर। ठीक है, देखा होगा कभी कभी कोई बच्चा होता है कि नहीं होता है, कि बिछावन पे ही पेशाब कर देता है, काहे कर देता है, क्योंकि उसको मन में सपना आता है। क्या सपना आता है, तुम लोग भी क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, मन में सपना आता है, क्या सपना आता है कि हम कहीं बाहर में हैं, क्या है, बाहर में है, और उस बाहर में क्या कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। लेकिन रियल बात है कि इसे, उसको दिमाग को मैसेज चल गया कि ये कहाँ है, बाहर में है, तो खाली इसको मैसेज पहुँचाने का जरूरी है। मैसेज पहुँच गया, ये क्या करेगा, मूत्राशय से मूत्र बाहर अपना ही निकलना शुरू कर देगा, तो बस उसको मैसेज पहुँचाना। तो लेकिन बात है कैसे, जब तुम दिन में करता है तो उसको मैसेज पहुँचता है, और रात में वही काम होता है कि तुम्हारा दिमाग कहता है कि से तुम बाहर में हो, कर लो जल्दी से, तो जल्दी से क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो बच्चा को पता नहीं चलता, जब देखता है कि सुबह हम यहीं पे किए हैं, हम तो रात दूसरे जगह गए थे। ठीक है, इसी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये विरिक हुआ, क्या हुआ, विरिक हुआ। अब देखो ये जो विरिक है, क्या है, विरिक है। तो अब देखो, तो जो विरिक है, हमने विरिक को नहीं पढ़ा अभी तक, नहीं पढ़ा। ठीक है, अब हम विरिक को पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने समझा कि इसे जो मानव में उत्सर्जी अंग है विरिक है, इसको 3 अंग होगा, एक मूत्रवाहिनियाँ, एक मूत्राशय, एक विरिक। तो ये क्या है, विरिक है कि नहीं है। तो हम इस विरिक को पढ़ते हैं। तो पहला बात देखो कि ये जो विरिक है, क्या है, विरिक है, ये कितना जोड़ा का है, हाँ, ये कितना जोड़ा का है रे, 2, 1 जोड़ा का है कि नहीं, 1 जोड़ा के है तो 2 चाहे, है कि नहीं। तो तुमको याद रखना है कि जो विरिक है, स्टार्ट है कि नहीं। तो देखो ये जो विरिक है, क्या है, विरिक है,
तो मनुष्य में एक जोड़ा क्या होता है हमको विरिक होता है, कहे तो इसकी संख्या 2 होता है। समझना, इसको पथरी भी कहा जाता है, पथरी कहा नहीं जाता बल्कि सुना होगा पथरी नाम, पथरी नाम सुना कि नहीं सुना है? ठीक है, नहीं सुना कोई बात नहीं, ठीक है। गुदा सुना है? नहीं सुना, नहीं सुना, ठीक है। खाली इतना समझो कि जो मनुष्य है ये उसमें संख्या कितनी होता है हमको एक होता है, एक जोड़ा, ठीक है। एक जोड़ा कहे तो 200 होता है, ठीक है। जब बकरी को काटता होगा तो देखता होगा कि से ये गहरा भूरा लाल रंग का होता है, ठीक है। किरने नहीं देखा है? नहीं। आज जाना, ठीक है, आज जाना और कहाँ पे? बख्तियारपुर। ओ बख्तियारपुर कर दिए, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या जी, आज जाना मार्केट, और मार्केट में जहाँ क्या करता होगा, बकरी काटता होगा या कोई खस्सी काटता होगा या कोई मुर्गा काटता होगा, उसको कहेगा कि हमको पथरी दीजिए, क्या दीजिए? पथरी। वह देखना किसे, वह अंदर से क्या होगा, लाल रंग का होगा, समझ ना, और ऊपर से भूरा रंग का होगा, कहे तो काला रंग का होगा, समझ ना, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम मनुष्य में भी है, ठीक है। तो मनुष्य में एक जोड़ा क्या होता है हमको विरिक होता है, और प्रत्येक विरिक में ठोस और जो है क्या करता है गाढ़े भूरे रंग का क्या होगा हमको लाल रंग का होगा, ठीक है। ये जी चौड़ाई होगा इसका विरिक का, क्या होगा विरिक का चौड़ाई, ये 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होगा चौड़ा होगा, जो विरिक देख रहा है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होगा 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगा, ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर होगा। और साथ साथ जो इसकी मोटा होगा 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक क्या करता है हमको मोटा रहता है, ठीक है, समझ ना। और लंबा में देखेगा तो ये 10 सेंटीमीटर क्या होता है हमको लंबा होता है, ठीक है। इसकी बस थोड़ा सा जानकारी है और कोई जानकारी इसमें नहीं है, ठीक है। और विरिक का मेन कार्य है किसे, पेशाब का निर्माण करना, समझ ना, क्या करना, पेशाब का निर्माण करना। जब जब हम कहेंगे पेशाब का निर्माण कर रहा है तो सीधा समझना कि खून को क्या कर रहा है हमको छानने का कोशिश करा जा रहा है, समझ ना। और विरिक का ये भी काम है किसे, जो अगर कोई भी अम्लता चीज़ है उसको क्या करेगा, क्षार बना देगा, क्षार बना के क्या करेगा हमको संतुलन कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो विरिक क्या है, तो मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ा होता है, और प्रत्येक विरिक ठोस होगा और गाढ़ा और भूरे रंग का क्या होगा, लाल रंग का होगा। और इसका आकार जो है, इसका आकार देखता होगा कि इसका आकार तो नहीं है, ठीक है, हाँ इसका आकार आदमी जैसा नहीं है, मारेंगे। ये सैम की बीज जैसा, कैसा है, सैम की बीज जैसा, सीम देखा कि नहीं देखा, जैसा सीम होता है वैसे क्या होता है इसका आकार होता है, ठीक है। तो देखो, तो मनुष्य में क्या होता है, विरिक एक जोड़ा होता है, और ये ठोस गाढ़े भूरे और लाल रंग का होता है, और इसका आकार सैम की बीज जैसा होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर क्या होगा लंबा होगा, और 5 से 6 सेंटीमीटर, हाँ सीम के बीज जैसा, ठीक है। और इसकी चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होगा, और इसकी मोटा 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक क्या करता है हमको होता है, ठीक है। और इसका भार नापेंगे तो लगभग में 140 ग्राम का होता है, ठीक है ना, जो मनुष्य है, ठीक है। सबका अलग अलग होगा, लेकिन 140 ग्राम क्या गया औसत माना गया है, ठीक है। और विरिक का, हाँ विरिक का कार्य है पेशाब का निर्माण करना, और हमारे शरीर में जो भी अम्ल बन रहा है और क्षार बन रहा है उसको भी क्या करता है हमको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अगर तुम विरिक में जैसे कि कोई किसी के शरीर में ब्लड चले गया, ब्लड में जहर चले गया, तो वह क्या करता है पहले बार की से विरिक उसको जहर को क्या करता है खत्म कर देता है आधा से ज़्यादा, ना, ठीक है, समझे, क्या कर देगा उसको जहर को खत्म कर देगा। तो विरिक का काम ये भी है कि जहर को क्या करेगा, निष्क्रिय कर देगा, मतलब उसकी पावर को क्या करता है हमको खत्म कर देगा। तो क्या समझा कि जो विरिक है वह क्या करता है पेशाब का निर्माण करता है, और साथ साथ अगर हमारे शरीर में अम्ल बन रहा ज़्यादा और क्षार बन रहा है तो इसको मात्रा को भी क्या करता है हमको संतुलन कर देता है। और जो हमारे शरीर में जो क्या होगा जहर होगा, समझ ना, जहर की मात्रा क्या करेगा हमको निष्क्रिय कर देगा, ठीक है। और जो विरिक है इसके विरिक के बाहरी की परत को कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, ये जो बाहरी परत है, ठीक है, इसका क्या है कॉर्टेक्स, ठीक है, ये विरिक की बाहरी सतह है कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसकी आंतरिक सतह में जाएगा मेडुलर, ठीक है, इसकी जो आंतरिक सतह होगा, ठीक है, इसकी आंतरिक सतह वह होगा मेडुलर, ठीक है, मेडुलर, ठीक है। तो बाहरी सतह क्या होगा कॉर्टेक्स होगा, और आंतरिक सतह मेडुलर होगा, ठीक है, मेडुलर, ठीक है, समझ ना। तो ये विरिक है, तो हम इसको उसके बाद आगे और पढ़ेंगे थोड़ा सा विरिक की संरचना, ठीक है। तो हम इसको लास्ट देख लेते हैं विरिक के अंदर में क्या सब होगा, क्या होगा विरिक के अंदर। तो अभी हम समझें कि इससे सिर्फ हम इसको एक बाहर निकाल रहे हैं, सिर्फ इसको ही, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको एक बाहर निकाल रहे हैं। कि ये विरिक है, इसके अंदर वाला भाग को देखते हैं क्या सब है। देखो ये क्या है विरिक है, ठीक है, ना, इसकी आंतरिक भाग है, क्या है, जैसे जैसे इसमें था वैसे क्या किया हमने इसको बढ़ाया, ठीक है। तो देखो
जो विरिक होगा क्या होगा, विरिक, विरिक की जो बाहरी सतह होगा क्या होगा, बाहरी सतह। तो इसमें जो उत्तक रहता है बाहरी सतह में, वह उत्तक का नाम होता है संयोजी उत्तक, ठीक है। इसकी जो बाहरी सतह, इसका नाम होगा संयोजी, संयोजी उत्तक, ठीक है। क्या होगा, संयोजी उत्तक। और इस यह जो उत्तक होगा यह होगा अरेखीय, ठीक है, अरेखीय, अरेखीय, अरेखीय मतलब समझता है। देखो कोई कोई मांस खाया होगा तो उसको चीरता होगा तो तुरंत फट जाता होगा, होता है कि नहीं होता। और कोई कोई मांस होता है कि चीरता होगा तब भी क्या करता होगा, हमको नहीं फटता होगा। तो वह क्या होता है, अरेखीय होता है, मतलब कि किधरों से किधरों जुटल रहता है, ऐसे ना। जैसे बांस का बत्ती देखो, तो बांस को फाड़ेंगे तो वह रेखीय होता है, तुरंत फट जाता है, समझ ना। और वही बांस नहीं फाटेगा कब, जब तुमको उल्टा दिशा में फाड़ो, ऐसे नहीं चीरो बल्कि ऐसे करके तोड़ो, तो जल्दी नहीं टूटता है, समझ ना। काहे, क्योंकि से उसमें तब और अलग हो जाता है, ठीक है। तो तुमको यही समझना है कि जो इसकी बाहरी सतह होगा वह क्या होगा, संयोजी उत्तक से होगा, या क्या होगा, अरेखीय होगा। और ये क्या करता है, सगरे ढका होता है, ठीक है। अब देखो जो विरिक है, विरिक की जो बाहरी सतह होगा क्या होगा, बाहरी सतह, ठीक है। और जो आंतरिक भाग होगा, तो देखो, तो विरिक की बाहरी सतह संयोजी उत्तक से बना हुआ है। ये तुमको अंदर दिख रहा है, ये सब चीज़ है कि ना है, ठीक है। तो ये सब जो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ऐसा होता है ये सब। इधर देखो, ये ऐसा होता, ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा। तो एक तरीका से ये पिरामिड की तरह है, क्या है, इसको उल्टाएगा तो पिरामिड तो देखा नहीं है, ठीक है, पिरामिड नहीं देखा है, रहे नहीं, इधर समझो कि जो त्रिभुज जैसा होता है, ठीक है, समझ ना, क्या चीज़, त्रिभुज जैसा, कि तो पिरामिड जैसा होता है। ये लगभग में 15 से 16 का होता है, ठीक समझे। एक विरिक में कितना होगा, 15 से 16 का होता है, ठीक है। और जो प्रत्येक को होगा, और प्रत्येक का नाम होगा शंकु, क्या चीज, हाँ। देखो मेन काम है इसका क्या चीज, विरिक का, मूत्र को अति जो रक्त है उसको छानना, है कि ना। हम इसको यही देखेंगे कि आखिर छानता है का ना, तो हम इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमने बाहर पढ़ा, अब इसके अंदर गया, अब इसके अंदर जा रहे हैं, समझ ना। तो ये जो अंदर बना हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा है कि मेडुला पिरामिड, है कि ना, तो ये शंकु की तरह होता है, ठीक है, शंकु की तरह होता है, ठीक है। शंकु भी ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। इसको ऐसे उल्टा दो, ऐसे करके होता है कि नहीं होता है, तो लगभग वैसा ही होता है, ठीक है। अब देखो ये प्रत्येक शंकु, ये जो शंकु दिख रहा है तुमको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसके अंदर, समझे, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर बहुत जटिल संरचना होता है, बहुत जटिल नस होता है, पतला पतला इसके अंदर, ठीक है, हाँ, इस शंकु के अंदर, ठीक है। इस शंकु के अंदर क्या होगा, बहुत ही जटिल संरचना होगा, ठीक है। और सूक्ष्म नलिका होगा, बहुत पतली पतली क्या होगा, हमको नलिका होगा, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। यही नेफ्रॉन में क्या करता है, ब्लड का सप्लाई होता है, सही समझे, क्या होगा, इस ब्लड का सप्लाई होगा, ठीक है। और तुम प्रत्येक विरिक को नापेगी, तो जना कि एक विरिक निकाला, तो एक विरिक में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन रहता है, समझा कितना, हाँ एक विरिक में, ठीक है। इसमें सगरे नेफ्रॉन गिनेगा कितना होगा, तो सब विरिक में मिला करके जो है, टोटल मिला करके 10 लाख नेफ्रॉन होता है। आप सोचो इतनी तो छोटी सी चीज़ है कि ना, इतनी सी छोटी चीज़ में 10 लाख नेफ्रॉन है कि ना। अब इसके अंदर काम कैसे करता है, खून कैसे छाना जाता है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने इतनी बात पढ़ा दी, इतनी बात को क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं, ठीक है। स्टार लगाओ और लिखो उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन लिखा, और उसमें त्रिशान लगाओ और लिखो जीवों के शरीर से, जीवों के शरीर से, जीवों के शरीर से, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, हाँ उपापचयी, जीवों के शरीर से, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है।
उत्सर्जन का दूसरा पॉइंट लिखो जो पदार्थ शरीर के लिखो जो पदार्थ शरीर के अनावश्यक या विषैले होते हैं उन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो इसी का, जो अंग उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो अंग उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो अंग उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसका अगला पॉइंट लिखो निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे प्रोटोजोआ अमीबा अमीबा में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे प्रोटोजोआ अमीबा में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। उसी में लिखो यह उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी पदार्थ निकालता है। अब लिखो नोट में लिखो मनुष्य या स्तनधारी जीव यूरिया का उत्सर्जन करता है। अगला नोट लिखो मछली अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया का नहीं, मछली में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है। उसके बाद तीसरा नोट लिखो पक्षी या कीट में यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ है। अब स्टार लगाओ, लिखो मानव में उत्सर्जी अंग और पहला लिखो फेफड़ा। मानव में उत्सर्जी अंग पहला लिखो फेफड़ा में एक पॉइंट लिखो यह कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प और बलगम का उत्सर्जन करता है। दूसरा लिखो यकृत। क्या चीज? यकृत। और उसमें तीसरा लगा, दूसरा लिखो यकृत और उसमें तीसरा लगा लिखो यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तीसरा लिखो बरियात। क्या चीज? बरियात में तीसरा लगा लिखो अपचा भोजन को निकालता है।
अपचा भोजन को निकालता है, लिखा। उसका चौथा लिखो त्वचा, त्वचा में लिखो इसके द्वारा पसीने के रूप में, इसके द्वारा पसीना के रूप में, इसके द्वारा पसीने के रूप में, इसके द्वारा पसीने के रूप में NaCl तथा इसके द्वारा पसीने या पसीना के रूप में NaCl तथा कम मात्रा में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। NaCl तथा कम मात्रा में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। NaCl तथा कम मात्रा में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। विरिक लिखा, ब्रैकेट में लिख लो किरणें, ब्रैकेट में क्या लिखो किरणें, उसमें लिखो यूरिया और पेशाब का यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है, यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है, यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है और यह उत्सर्जन के मुख्य अंग है, और यह उत्सर्जन के मुख्य अंग है। यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है और यह उत्सर्जन के मुख्य अंग है। स्टार लगा लिखो मानव में उत्सर्जित तंत्र वृक्क के संबंध में 3 अंग होता है। मानव में उत्सर्जित तंत्र वृक्क के संबंध में 3 अंग होता है। मानव में उत्सर्जित अंग वृक्क के संबंध में 3 अंग होता है। मानव में उत्सर्जित तंत्र वृक्क के संबंध में 3 अंग होता है। पहला लिखो एक जोड़ा मूत्रवाहिनियाँ, एक जोड़ा मूत्रवाहिनियाँ, एक जोड़ा मूत्रवाहिनियाँ लिखा। और दूसरा लिखो एक मूत्राशय, इसी में हाँ दूसरा है, दूसरा लिखो एक मूत्राशय लिखा। हाँ तीसरा लिखो एक जोड़ा वृक्क, तीसरा लिखो एक जोड़ा वृक्क, ठीक है। तो इसका पहले फिगर बनाओ, ठीक है, ठीक ना। हाँ तो इसका पहले फिगर बनाना वहीं पे, ठीक है। एक जोड़ा वृक्क, क्या चीज, एक जोड़ा वृक्क। फिगर बना लिया तो स्टार लगाओ और लिखो मूत्रवाहिनियाँ, स्टार लगाओ और मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ लिखो और लिखो हाँ स्टार लगा करके या 1 नंबर दे करके जैसे लिखना, ठीक है। 1 ही नंबर दे दो, अच्छा रहेगा ताकि समझने में अच्छा रहेगा कि 1 नंबर का पर 1 नंबर मूत्रवाहिनियाँ लिखा है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनियाँ लिखो। वृक्क में बना उत्सर्जक पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ, वृक्क में बना 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 उत्सर्जित पदार्थ लिखा। वृक्क में बना उत्सर्जित पदार्थ मूत्रवाहिनियाँ की सहायता से, मूत्रवाहिनियाँ की सहायता से, मूत्रवाहिनियाँ की सहायता से मूत्राशय में जाती है, मूत्रवाहिनियाँ की सहायता से मूत्राशय में जाती है। हाँ मूत्राशय में सहायता से मूत्राशय में जाती है और इसकी संख्या 2 होती है, और इसकी संख्या 2 होती है। 2 नंबर लिखो मूत्राशय और उसमें निशान लगा और लिखो मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होता है, मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होता है, मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होता है। थैलीनुमा, मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है लिखा। और समय आने पर, और समय जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है और समय आने पर, और समय आने पर रचना होती के बाद थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है और समय आने पर मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है।
और समय आने पर मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। और समय आने पर मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तीसरा लिखो वृक्क या किरणें। क्या चीज? वृक्क या किरणें। लिखा? लिखो इसमें वृक्क या किरणें। लिखो। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। 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 प्रत्येक वृक्क ठोस। प्रत्येक वृक्क ठोस। हाँ, प्रत्येक वृक्क ठोस, गहरे भूरे रंग। लिखा? गहरे भूरे रंग लाल रंग का होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस, गहरे भूरे लाल रंग का होता है। उसी में लिखो इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। लिखा? इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। उसी में लिखो जिसका भार लगभग 140 ग्राम होता है। जिसका भार लगभग 140 ग्राम होता है। इसका अगला पॉइंट लिखो। वृक्क का कार्य पेशाब का निर्माण। वृक्क का कार्य पेशाब का निर्माण। वृक्क का कार्य पेशाब का निर्माण और वृक्क का कार्य पेशाब का निर्माण और हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलित करना है। वृक्क का कार्य पेशाब का निर्माण और हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलित करना है। और हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा संतुलित करना है। और हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलित करना है। उसी में लिखो यह जहर की मात्रा को निष्क्रिय कर देता है। यह जहर की मात्रा को निष्क्रिय कर देता है। अब उसके बाद इसका अगला पॉइंट लिखो वृक्क की बाहरी सतह कॉर्टेक्स। इंग्लिश में लिखना वृक्क की बाहरी सतह कॉर्टेक्स। वृक्क की बाहरी सतह कॉर्टेक्स। वृक्क की बाहरी सतह कॉर्टेक्स, भीतरी भाग बाहरी सतह कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स, भीतरी सतह MEDULLAR। हाँ, कॉर्टेक्स, भीतरी सतह MEDULLAR मेडुलर। हाँ, भीतरी सतह मेडुलर कहलाती है। एक्स्ट्रा लगा और लिखो वृक्क की संरचना। और उसके बाद इसका फिगर बना लेना है। ठीक है, इसका फिगर बना लो। लिखो उसमें फिगर बना लिया तो पहला पॉइंट लिखो प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा और रेखीय पेशियों से बना। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा और रेखीय पेशी से बना एक पतले और रेखीय पेशी से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। उसका इसका दूसरा पॉइंट लिखो वृक्क के अंदर 15 से 16 पिरामिड जैसी रचना बना होता है।
वृक्क के अंदर 15 से 16 पिरामिड, 15 से 16 पिरामिड जैसे, हाँ पिरामिड, पिरामिड जैसी रचना बना होता है, पिरामिड जैसी रचना बना होता है जिसे वृक्क शंकु कहते हैं, रचना बना होता है जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। इसका अगला पॉइंट लिखो, लिखो प्रत्येक वृक्क शंकु में, प्रत्येक वृक्क शंकु में सूक्ष्म, प्रत्येक वृक्क शंकु में सूक्ष्म, प्रत्येक वृक्क शंकु में सूक्ष्म लंबी, प्रत्येक वृक्क शंकु में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क शंकु में, प्रत्येक वृक्क शंकु में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका पाई जाती है। हाँ कुंडलित, कुंडलित मतलब घुमावदार कुंडलित नलिका पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं, जिसे कुंडलित नलिका पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन, जिसे जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहलाती है, कहते हैं, वृक्क नलिका कहते हैं, जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। और उसके नीचे तीसरा लगाओ, इसका लास्ट पॉइंट है, लिखो एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है, एक वृक्क में लगभग 10 लाख, हाँ एक वृक्क में लगभग ना, एक वृक्क में लगभग एगो किडनी लेगा तो कितना नेफ्रॉन होगा, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। तो ये जो वृक्क था क्या था, वृक्क नेक्स्ट ना, तो इस वृक्क में क्या था, अभी हम देखे थे कि इसके अंदर में क्या होता, पिरामिड संरचना था कि नहीं था। अब देखो इस पिरामिड संरचना के अंदर, अंदर क्या है, बहुत सारा नेफ्रॉन, कहे तो 10 लाख, कितना 10 लाख। इसी 10 लाख नेफ्रॉन में से ये क्या है, एक नेफ्रॉन हम क्या किए निकाले हैं, समझे, हाँ एक ही टन निकाले हैं, क्या कहो 10 लाख में से सिर्फ एक नेफ्रॉन निकाले हैं। और इसको हम देखेंगे कि आखिर इस वृक्क के अंदर जो है खून का सप्लाई कैसे होता है और कैसे ये छान देता है, ठीक है, समझे। तो देखो, तो ये नेफ्रॉन है, तो पहला बात कि जो वृक्क है, इस वृक्क में मेन चीज़ क्या है, यही नेफ्रॉन है। अगर ये नेफ्रॉन नहीं रहता तो वृक्क क्या करता, हमको नहीं रहता, समझे। जैसे कि से इस घर को बनाने में जो है मेन इकाई क्या चीज़ है, मेन भूमिका ईंट का है कि नहीं। अगर ईंट नहीं रहता तो घर बनाने में साथ साथ दिक्कत भी होता है और घर अच्छा से नहीं बन पाता इस घर के लिए, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन किस पर टिका हुआ है, अति नेफ्रॉन नहीं वृक्क, वृक्क में खास कर क्या है, सबसे ज़्यादा हमको नेफ्रॉन ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब काम भी करता है, क्या है, काम भी करता है। तो इसीलिए नेफ्रॉन जो है वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, शख्स रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब क्या चीज़, जो काम करता है मेन नेफ्रॉन ही करता है। वृक्क तो सिर्फ ऊपर से ऊपर का उसका सब कुछ ढांचा होता है, लेकिन मेन काम क्या कर रहा है, नेफ्रॉन ही कर रहा है, ब्लड खून को सप्लाई करने का, ठीक है, मतलब साफ करने का। तो देखो, तो नेफ्रॉन जो है वृक्क का क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्या है, क्योंकि वृक्क ही क्या करता है, वृक्क में जो नेफ्रॉन है वही काम करता है और वृक्क का जो बाहर की पार्ट है वो हमको काम नहीं करता, समझ ना। और प्रत्येक वृक्क में इसकी संख्या 10 लाख होता है, ये क्या है कि हमने तुमको बता दिया है कि नहीं। तो वृक्क का जो प्रारंभ होता है यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। तो ये जो तुमको दिख रहा है कि प्लेट जैसा संरचना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, कटोरा जैसा है कि नहीं, ठीक है, प्याला जैसा दिख रहा है अंडे सबको, ये क्या है, प्याला जैसा जो संरचना है कि नहीं, इसको हम कहते हैं ब्रोमन संपुट। क्या कहते हैं, ब्रोमेन, क्या चीज़, ब्रोमेन संपुट कहते हैं, समझ। ये तुमको दिख रहा है, हाँ प्याला जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ब्रोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है, समझा। तो वृक्क का कार्य वहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो देखो, तो ये जो तुमको दिख रहा है एक पाइप इधर से है, अविवाही धमनी है कि ना है, क्या जी, जो धमनी हम पढ़ रहे थे, तो वह धमनी का लास्ट स्वर मॉड्यूल यहाँ है। तो वृक्क में रक्त प्रवेश कर रहा है और इधर से रक्त आया और यहाँ पे क्या करेगा, रक्त की सफाई होगी, समझ में, क्या होगी, सफाई होगी।
मतलब कि इसमें जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उसको क्या करेगा, ये सब खींच लेगा और फिर उसको क्या करेगा, आगे अपवाहित धमनिका देकर क्या करेगा, उसको बाहर भेज देगा। समझे? तो कहाँ से सप्लाई हुआ, यहाँ से, ये ग्लोमेरुलर, किससे, गले अति ग्लोमेरुलस, क्या चीज, नाम अल्टर है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में क्या किया, जो रक्त है वह आया और वह क्या किया, हमको सप्लाई होना चालू किया। नेक्स्ट, और किस में सप्लाई हुआ, ये जो तुमको दिख रहा है ब्रोमेन संपुट, ये क्या है, प्याली सी संरचना है, इसी में क्या है, ये कवर करके रखा हुआ, किसको, ग्लोमेरुलस को क्या किया, कवर करके रखा हुआ। तो देखो, तो जो विरिक है, विरिक क्या है, तो विरिक हमको रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और प्रत्येक, हाँ विरिक अति नेफ्रॉन, क्या चीज, नेफ्रॉन, क्या देखो, और उसके बाद प्रत्येक विरिक में जो नेफ्रॉन होगा वह कितना होगा, 10 लाख की संख्या में होता है, ठीक है। विरिक में जो विरिक नलिका होती है, जहाँ से आरंभ होता है ना, उसे हम ब्रोमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोमन संपुट। और ब्रोमन संपुट क्या करता है, इधर पर देखो, ये जो ब्रोमन संपुट है, क्या है, ब्रोमन संपुट, कहीं कहीं भी ब्रोमेन लिखा होता है, ठीक है, तो हम भी ब्रोमन लिखा है, ठीक है, तो कहीं कहीं ब्रोमन और कहीं कहीं पे ब्रोमेन, ठीक है। ये जो ब्रोमेन संपुट है, क्या है, ब्रोमेन संपुट, तो तुमको दिख रहा है कि इसके अंदर क्या है, एक गुच्छानुमा संरचना है कि ना है, क्या है, पतला पतला पाइप है, यही क्या है, ग्लोमेरुलस, क्या चीज, ग्लोमेरुलस है। नेक्स्ट ना, क्या चीज, ग्लोमेरुलस। इसी में क्या करता है, हमको ये हमको रक्त को छानने का कार्य करता है, ये जाल से क्या करता है, उसको ब्रोमन संपुट, जो ब्रोमन संपुट है कि ना है, ये हाँ जाली जैसा क्या होता है, हमको बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ना, अब देखो इसी में क्या होता है, स्वराज्य होता है, ठीक है। अब देखो इसमें रक्त की क्या होगी, सप्लाई होगा, नेक्स्ट ना, सप्लाई होकर के जो भी अवशिष्ट पदार्थ होगा वह इस होकर के आते 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 अवरोही चाप में आएगा। कहाँ पर आएगा, अवरोही चाप में आएगा, नेक्स्ट ना, ये अवरोही चाप से होते हुए चले जाएगा, हेलने चाप के होते हुए फिर अधिरोही चाप में जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे कर कर के क्या करेगा, ये जो लास्ट है मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ हम क्या करता है, हमको चले जाता। अभी जब मूत्रवाहिनियाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस मूत्रवाहिनी हम क्या करेगा, हमको चले जाएगा। तो अगर फिर से देखो नेफ्रॉन के बारे में अच्छा से पूछता है कि नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसकी संख्या 10 होता है, ठीक है। ओ क्या चीज, नेफ्रॉन, क्या चीज, किस नेफ्रॉन कर रहा है, विरिक कर रहा है, नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है, जो नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन या क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और विरिक में लगभग 10 लाख क्या होता है, हमको नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अब देखो जो विरिक है अति नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में क्या होता है, ये प्याली जैसी क्या होता है, संरचना दिखता है, जिसे हम ब्रोमेन संपुट कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं। और ब्रोमेन संपुट क्या करता है, एक पतली पतली नलिका को क्या करता है, जाल जैसा घेरता है, उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस नलिका कहते हैं, ठीक है। अब इसमें रक्त की क्या होगी, सप्लाई होगी, और सप्लाई होकर क्या करेगा, फिर अवरोही चाप होते हुए अधिरोही चाप होते हुए क्या करेगा, फिर हमको नलिका की तरफ क्या करेगा, चले जाएगा, ठीक है। हाँ, एक वैज्ञानिक था हेनले, क्या था, हेनले, रक्षा, तो हाँ हेनले, उसने क्या किया था, अपना इसको, ये जो तुमको दिख रहा है, इस नस का पता किया था, रक्षा, क्या किया था, इस नस का पता किया था, उसे के नाम पर रखा हुआ है हेनले की चाप, समझे। हाँ, थोड़ा सा भी नस खोज लेगा तो क्या करेगा, वो अपना नाम पर रख लेता। ये जो तुमको दिख रहा होगा किसी अधिरोही, ग्लोमेरुलस, ब्रोमन संपुट, ये सब किसी किसी ने रखा होगा, ठीक है तो मानसी सब कुछ। तो देखो जो विरिक है, विरिक कार्य कैसे करता है, क्या चीज, विरिक कार्य, ठीक है। तो देखो विरिक नहीं, विरिक कार्य कैसे करता है, क्या चीज, विरिक कार्य। तो देखो पहला बात, विरिक जो कार्य करता है, पहले रक्त को यहाँ क्या करता है, छानता है, समझा। अब जो रक्त को छान लिया, क्या क्या छान लिया, तो जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा, अनपचा भोजन नहीं, अनपचा पदार्थ बचेगा, उसको क्या करेगा, आगे हमको लेके जाएगा, तो क्या करने जाएगा। तो पहले जो भी होता है इसमें होता है, किसमें, ग्लोमेरुलस में, किसमें, 1 नंबर में क्या होगा, हाँ ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस में होगा, ठीक है। इसमें साफ होता है, क्या होता है, सफाई होता है, हालांकि इधर देखो सफाई, क्या चीज, सफाई। इसमें क्या होगा, जो रक्त है उसका क्या होगा, हमको सफाई होगा, केतो फिल्ट्रेशन होगा, क्या होगा, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर होगा, ठीक है।
तो देखो देखो क्या होगा, इसमें जो रक्त होगा उसमें क्या करेगा, इसका सफाई होगा। अब जो सफाई होगा वह क्या करेगा, आगे चले जाएगा, नेक्स्ट ना आगे आएगा। अब दूसरा जो आएगा वो होगा ट्यूबल, क्या चीज, ट्यूबुलर, ठीक है, हाँ ट्यूबुलर में आएगा, ठीक है, ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूबुलर में आएगा। और इसमें पुनः पुनः अवशोषण होगा, ठीक है, वही अवशोषण है जैसे इसको बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आएगा ट्यूबर श्रावण, ट्यूबुलर, हाँ बायोलॉजी में नाम ऐसे ऐसे मिल भी करेगा। तो देखो इधर देखो, जो वृक्क कार्य करता है, क्या चीज वृक्क कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, तो पहले आएगा किसके पास, रक्त, इसमें आएगा ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये गले में क्या चीज, ग्लोमेरुलस, अथी मेलुरल क्या करता है, मेलुरस लिखा है, मेलुरल, मेलुरल, यहाँ देखो, तो ग्लोमेरुलर क्या करता है, यह एक छन्ना की तरह क्या करता है, हमको कार्य करता है। तो जब ये रक्त को छान रहा होता है, क्या करता होगा, रक्त को छान रहा होता है, तो इस प्रक्रिया में क्या करता है, क्या छानता है, तो जो रक्त में यूरिया रहेगा, क्या रहेगा, यूरिया, उस यूरिया को क्या करता है, हमको छान लेता है। नेक्स्ट, अगर रक्त में यूरिक अम्ल रहेगा तो यूरिक अम्ल को क्या करेगा, हमको छान लेगा। जल में जल रहेगा, थी रक्त में क्या होगा, जल रहेगा, तो जल को छान लेगा। जल में ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज को क्या करेगा, छान लेगा। जल में लवण रहेगा, लवण को छान लेगा। जल में प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन को भी क्या करता है, हमको छान लेता। तो इस ये क्या करता है, ग्लोमेरुलर क्या करता है, फिल्ट्रेशन, ये हमको एक छन्ना की तरह कार्य करता है। ये जो रक्त में यूरिक अम्ल है और जल है और ग्लूकोज है, ये लवण है, प्रोटीन है, इसको क्या करता है, छानता है। नेक्स्ट, जो अनावश्यक पदार्थ है, जो रक्त को जरूरी नहीं चाहिए, नेक्स्ट, ये छान करके क्या करता है, आगे हमको भेज देता है। जब ये रक्त को छान रहा होता है, क्या करता होगा, जब ये रक्त को छान रहा होता है, तो लेकिन रक्त को छानते वक्त कुछ उपयोगी पदार्थ को भी क्या करता है, छान लेता है। समझे, क्या करता है, हाँ अच्छा चीज को भी क्या करता है, छान लेता है। तो जब ये आगे बढ़ रहा होता है, क्या चीज आगे बढ़ रहा होता है, जब इस पाइप में आएगा, किस पाइप में, इस पाइप में आएगा, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण में आएगा, ठीक ना। तो देखता है किसे, कुछ एक्स्ट्रा चीज को भी क्या किया, छान लिया है, जो रक्त को चाहिए, केतु शरीर को चाहिए। अगर उसको भी छान लेगा तो उसको कहता है किसे, जैसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज छान लिया, ठीक ना। अब जैसे एक्स्ट्रा चीज छान लिया तो वह भेज देता आगे के लिए। तो इसको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ उपयोगी पदार्थ हैं, तो वह क्या करता है, ट्यूबुलर पुनः अवशोषण, ये क्या करता है, उसको फिर से उसको क्या करता है, अवशोषण करता है, तो खींच लेता है, ठीक समझा, जो सब उपयोगी पदार्थ हैं, ठीक समझे। तो ट्यूबुलर पुनः अवशोषण क्या करता है, तो हम तुमको यही बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है, ग्लोमेरुलस अथवा मेलुलर फिल्ट्रेशन यह क्या करता है कि कई बार छानते समय पोषक पदार्थ को भी क्या करता है, छान लेता है, जो उसके लिए क्या होगा, हमको जरूरी होता है। तो इस विधि में क्या करता है, उसको जो एक्स्ट्रा चीज अच्छा है, फिर उसको क्या करेगा, खींचेगा, इसलिए हमको ट्यूबुलर पुनः अवशोषण उसको कहते हैं। मतलब फिर से क्या करता है, उसको खींच लेता है, ठीक समझा। अब जब रक्त सफाई हो चुका है, ठीक समझा, क्या हो चुका है, रक्त सफाई, तब आगे उसको क्या करेगा, भेज देगा ट्यूबुलर श्रावण में। कहाँ भेज देगा, ट्यूबुलर श्रावण में। अब उससे क्या करेगा, जो भी रक्त उत्सर्जित पदार्थ होगा, अब उसको क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करके फिर जो है आगे चल करके मूत्रवाहिनी में जाकर क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। फिर तब मूत्र हमको क्या करेगा, हमको बाहर निकाल देगा। समझा, ठीक है। तो मूत्र की छनाई अथी क्या चीज, जो रक्त है, रक्त की छनाई क्या हो गया, कैसे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो हम पढ़ते हैं कि जो मूत्र है, क्या है मूत्र, इसकी रासायनिक बनावट क्या होता है, क्या चीज। तो देखो मूत्र की रासायनिक बनावट, रासायनिक बनावट नहीं, मूत्र में क्या सब निकला है, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप खत्म हो गया। देखो जो मूत्र है, मूत्र में रासायनिक बनावट मतलब कि रासायनिक संगठन, क्या चीज, उस वह मूत्र जो निकला है उसमें हमको क्या सब मिलेगा, क्या चीज, जो मूत्र निकला है उसमें क्या सब मिलेगा, ठीक है। तो मूत्र जो निकला है उसमें 96% तुमको जल मिलेगा, ठीक समझे। उसमें ऐसा नहीं कि खाली मूत्र रहता है, उसमें मूत्र में क्या होगा, 96% जल, 96% तुमको क्या करेगा, हमको जल, मतलब कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, हमको जल ही होगा, ठीक है। तो जो इसमें होगा क्या चीज़, इसमें, तो इसमें जो जल होगा, जल वह होगा 96% होगा।
समझ समझा। हाँ, तो जो यूरिया रहता है, क्या चीज़, यूरिया रहता है 2%। अब 2% बचा हुआ है, 96 अल्टोन। अब 2% क्या होगा, अन्य पदार्थ होगा। क्या होगा, अन्य, हाँ अन्य पदार्थ होगा। ठीक है, समझ समझा। 2% क्या होगा, अन्य पदार्थ होगा। समझ समझा। अब देखो जो मूत्र है, क्या है मूत्र, ये हमको अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। और इसका पीएच मान 6.0 होता है। कितना होता है, 6.0। सही समझे, हाँ 6 होता है। ठीक है, तो मूत्र क्या होगा हमको, अम्लीय, और इसका पीएच मान हमको 6.0 होता है। ठीक है, लेकिन जो रक्त होगा, क्या होगा, रक्त, अगर तुम 100 ml रक्त लेता है, कितना लेता है, 100 ml रक्त लेगा, तो कम से कम उसमें 3 मिलीग्राम क्या करता है, हमको उसमें यूरिया पाया जाता है। समझ ना, 100 ml रक्त लेगा उसमें 30 मिलीग्राम क्या करेगा, हमको यूरिया पाया जाएगा। और 100 ml रक्त लेगा तो 2 से 3 मिलीग्राम क्या करता है, हमको यूरिक अम्ल मिलता है उसमें। समझ ना, हाँ यूरिक अम्ल मिलता है। ठीक है, क्या है, किसी जो रक्त है, अथी क्या चीज़, रक्त, अगर उस रक्त को 100 ml लेता है तो 100 ml में से अगर क्या करता है, छानता है उसको, तो 30 मिलीग्राम क्या करेगा, 30 मिलीग्राम उसमें यूरिया होगा। और 100 ml रक्त लेगा तो उसमें से 2 से 3 मिलीग्राम क्या करेगा, हमको यूरिक अम्ल हो। ठीक है, अब देखो जो मनुष्य है, क्या है, मनुष्य प्रतिदिन 1 से 2 मिलीग्राम, 1 से 2 ग्राम क्या करता है, 1 से 2 ग्राम यूरिया का क्या करता है, हमको उत्सर्जन करता है, के तो बनाता है। समझा। जो मनुष्य है, क्या है, मनुष्य, वह क्या करता है, प्रत्येक दिन, जैसे पूरे दिन क्या करेगा, पेशाब करेगा, तो 1 से 2 ग्राम क्या करता है, हमको यूरिया बना कर क्या करता है, हमको बाहर निकाल देता है। समझा। और हाँ ठीक है, हाँ उसके बाद देखो जो मूत्र है, मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और इसका, हाँ सफ़ेद भी रहता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रहता है तब। ठीक है, उसमें जब कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं रहेगा तब क्या करता है, वो सफ़ेद रहता है। ठीक है, जो मूत्र है वह, उसका रंग क्या होता है, पीला। वह पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। समझा, हाँ यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, अब उसका देखो यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, मूत्र हमको पीला रंग का होता है। ठीक है, अब देखो, हाँ मूत्र में क्या करता है, कुछ देर के बाद गंध निकलना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, तो गंध, हाँ जब मूत्र बाहर निकलेगा, निकलता है, उसमें गंध निकलना शुरू हो जाता है। काहे, क्योंकि उसमें अमोनिया पाया जाता है। समझना, क्या चीज, अमोनिया पाया जाता है। समझे, हाँ हाँ, बल्कि यूरिया निकलता है। क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। लेकिन उस मूत्र में जो यूरिया निकल रहा है उसमें खराबी है। क्या खराबी है, किसी उस यूरिया को अगर तुम बाहर में छोड़ देगा तो बाहर में छोड़ने के बाद 2-3 घंटा के बाद क्या करता है, वो हमको अमोनिया में बदल जाता है। समझा, और अमोनिया एक क्या है, बहुत ही खराब पदार्थ है, और गंध भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा करता है। समझा, इसीलिए पेशाब करने के बाद 2-3 घंटा के बाद जो तुम यूरिया निकाला है वह बदल रहा है किस में, अमोनिया बदल रहा है। अमोनिया क्या है, बहुत ही जहरीला है और बहुत ही गंधहीन पदार्थ है, मतलब गंध बहुत ज़्यादा देता है। समझा, इसीलिए 2-3 घंटा के बाद देता है, तुरंत जल्दी नहीं देता। ठीक है, तो मूत्र की बनावट में कैसा पड़े कि जो मूत्र होगा इसमें सामान्य मात्रा में कहे तो 96% जल होगा। समझा, 2% यूरिया होगा, और अन्य 2% जो बचा हुआ उसमें क्या होगा, अन्य कोई पदार्थ होगा। और मूत्र जो है अम्लीय होगा, इसका मान कितना होगा, 6.0 होगा। ठीक है, और यूरिया में सामान्य मात्रा अगर 100 ml लेता है, तो यूरिया नहीं बल्कि जो रक्त लेगा 100 ml, तो उसमें से जो यूरिया निकलेगा 30 मिलीग्राम निकलेगा, वही यूरिक अम्ल जो है 2 से 3 ग्राम निकलेगा। ठीक है, और मनुष्य जो है प्रतिदिन जो है कम से कम 1.5 से लेकर के 2 ग्राम तक क्या करता है, यूरिया का बाहर निष्कासन कर देता है। समझा, तो अगर 1 महीना करेगा तो 60 ग्राम क्या करेगा, 60 ग्राम हमको यूरिया बन जाएगा। ठीक है, और मूत्र जो होता है हमको पीला रंग का होता है, और पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण क्या करता है, हमको पीला होता है। और मूत्र गंध देता है किसके कारण, अमोनिया कारण क्या करता है, उसमें गंध रहता है। तो यूरिया में जो अमोनिया होता है, यूरिया जो होता है, अगर उसको 2-3 घंटा तक क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे बाहर, तो वह क्या करता है, हमको अमोनिया बदल जाता है और हमको गंध देना क्या करता है, चालू हो जाता है। समझा कि समझा इतनी बात। अब सोचो ये जो मूत्र है, क्या है, मूत्र है, अब ये मूत्र निकलना बंद कर देगा। क्या कर देगा, मूत्र निकलना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, तो मूत्र इकट्ठा करेगा, लेकिन हमारे पास क्षमता उतना मूत्र इकट्ठा करने का नहीं है। ठीक है, 500 ml का, कितना, 500 ml का रख सकता, 500 ml रख सकता है। लेकिन ज़्यादा हो गया तब क्या करेंगे, तब तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, तो बाहर निकलेगा नहीं। अगर खराबी हो जाएगा तो कैसे निकालेगा, तो एक मशीन आता है हीमोडायलिसिस। क्या चाहिए, हीमोडायलिसिस।
रख समझा। हाँ रख समझा, हीमोडायलिसिस, बल्कि डायलिसिस, हाँ इधर देखो, हाँ हीमोडायलिसिस क्या करता है, जो रक्त है इसको छानने का काम करता है। अगर रक्त को छानेगा तो हाँ छान रहा था, लेकिन विरिक कार्य करना बंद कर दिया, किडनी क्या किया, काम करना बंद कर दिया। अब ये विरिक छान ही नहीं रहा, क्या कर रहा है, छान ही नहीं रहा, ठीक है। हाँ दूसरा मतलब खराब हो गया, ऐसा समझो, ठीक है। जो विरिक है क्या क्या कार्य करना बंद कर दिया। अब रक्त को छानेगा कौन, अगर रक्त को नहीं छानेगा तो रक्त खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या करता है, हीमोडायलिसिस मशीन मंगाया जाता है। वह मशीन क्या करता है, रक्त को छानने का क्या करता है, हमको कार्य करता है। समझा, तुम देखा होगा क्या चीज, तो एक होता है हीमोडायलिसिस, उसी का नाम पे डायलिसिस मशीन है। ये काम कैसे करता है, जैसे कि जो हृदय विरिक है, अगर ये संक्रमण हो गया, कहीं तो कोई बीमारी हो गया या मधुमेह हो गया, समझना, या कोई बाहर से चोट लगा हुआ, तो ये क्या करता है, हाँ ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर इसमें कोई रोग हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा, समझना। या मधुमेह नामक रोग हो जाएगा तभी क्या करता है, किडनी हमको काम करना बंद कर देता है। और उसके बाद अगर बाहर से कोई चोट लगता है किडनी पर, तभी क्या करता है, हमको काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में क्या करता है, विरिक काम करना बंद कर देता है, तो तुम क्या करेगा, तो उसके जगह पे क्या करता है, रक्त को छानने के लिए, मूत्र जग को क्या करता है, छानने के लिए जो मशीन लगाता है उसको क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। उसको डायलिसिस मशीन शॉर्टकट में क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं, ठीक है। हाँ तो डायलिसिस मशीन जो है, तो डायलिसिस मशीन जहाँ इसका टंकी होगा, जहाँ मूत्र को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, उसको डायलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं, रख समझा। इस डायलाइजर में डायलिसिस फ्लूइड नामक क्या करता है, पदार्थ उसमें भरा रहता है, ताकि उसको गंध उतना नहीं है, रख समझा। तो मिला जुला के डायलिसिस मशीन जो है काम यही करता है कि रक्त को छानने का क्या करता है। तो हमने जितनी बात पढ़ा उतना बात क्या करो, लिख लो। तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का क्या कर लो, पहले इसका चित्र बना लो, सिर्फ नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का फिगर बना लिया, लिखो नेफ्रॉन का पहला पॉइंट लिखो। नेफ्रॉन विरिक की, नेफ्रॉन विरिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन विरिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन विरिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका दूसरा पॉइंट लिखो, क्रियात्मक इकाई है, लिखा, क्रियात्मक इकाई है। इसका दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो प्रत्येक विरिक में लगभग 10 लाख विरिक नलिका या नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक विरिक में लगभग 10 लाख विरिक नलिका या नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक विरिक में लगभग 10 लाख विरिक नलिका या नेफ्रॉन होता है। इसका तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो प्रत्येक विरिक नलिका का आरंभ, प्रत्येक विरिक नलिका का आरंभ, प्रत्येक विरिक नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है। प्रत्येक विरिक नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है, जिसे ब्रोमेन संपुट कहते हैं। प्याले जैसी रचना से होता है, प्याले जैसी रचना से होता है, जिसे ब्रोमेन संपुट कहते हैं, जिसे ब्रोमेन संपुट कहते हैं। इसका अगला पॉइंट लिखो, लिखो ब्रोमेन संपुट कोशिका, ब्रोमेन संपुट कोशिका, ब्रोमेन संपुट कोशिका, केशिका लिखना, केशिका, हाँ ब्रोमेन संपुट केशिका गुच्छ, गुच्छ गौर से आधा गुच्छ लिखा, या ग्लोमेरुलस, या गलो आधा गो लौका मैका रोहर्सुका लॉस, आधा गो लौका मैका रोहर्सुका लॉस लिखा। ग्लोमेरुलस नामक रक्त केशिकाओं के एक जाल को घेरता है, एक जाल को घेरता है। लिखो अवरोही और अधिरोही, अवरोही और अधिरोही चाप के बीच, अवरोही और अधिरोही चाप के बीच, अवरोही और अधिरोही चाप के बीच एक विशेष भाग को,
अधिरोही चाप के बीच एक विशेष भाग को हेलने का चाप कहते हैं। एक विशेष भाग को चाप के बीच एक विशेष भाग को हेलने हैका नौ लेका हेलने का चाप कहते हैं। लिखो वृक्क का कार्य लिखो और लिखो वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला लिखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला। दूसरा लिखो ट्यूबुलर, क्या चीज? ट्यूबुलर पूर्ण अवशोषण, अवशोषण ऐसे ही लिखना, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुलर श्रवण, क्या चीज? ट्यूबुलर श्रवण। और पहला लिखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, लिख के निशान लगा और लिखो, उसमें लिखो, इसमें निशान लगा, लिखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक छन्ना की तरह कार्य करता है। एक छन्ना की तरह कार्य करता है। एक छन्ना की तरह कार्य करता है। हाँ, इस प्रक्रिया में उसका लिखो, उसी में इस प्रक्रिया में रक्त के साथ आए यूरिया, हाँ आए यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज लिखा, लवण, ग्लूकोज लिखा, लवण, प्रोटीन इत्यादि में से अनावश्यक पदार्थ को रक्त से छानकर रक्त को पुनः वापस भेज देता है। दूसरा लिखा, टेंशन लगाओ, उसमें टेंशन लगाओ और लिखो। दूसरा लिखो ट्यूबुलर पुनः अवशोषण में टेंशन लगाओ और लिखो कई बार ग्लोमेरुलर रक्त को छानते समय पोषक तत्व को भी छान देता है। पोषक तत्व को भी छानते समय पोषक तत्व को भी छान देता है। इस विधि को ट्यूबुलर पुनः अवशोषण कहते हैं। तीसरा लिखो ट्यूबुलर श्रावण, उसमें लिखो कभी कभी नलिकाओं के कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी, कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी निकलकर फिल्ट्रेशन में मिलकर वाल्डर फिल्ट्रेशन में मिलकर वाल्डर मूत्र निर्माण का निर्माण करते हैं। इस विधि को ट्यूबुलर श्रावण कहते हैं। अब स्टार लगा और लिखो मूत्र की बनावट या रासायनिक संगठन।
लिखा मूत्र की बनावट या रासायनिक संगठन। आज इसका पहला पॉइंट लिखो। लिखो मूत्र में साधारणतः, मूत्र में साधारणतः, मूत्र में असाधारण, मूत्र में साधारण जल 96%, हाँ 96%, मूत्र में साधारण जल 96%, कॉमा 2% यूरिया, कॉमा 2% अन्य पदार्थ। लिखा मूत्र में साधारण जल 96%, कॉमा 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। लिखो उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट लिखो। हाँ इसका दूसरा पॉइंट लिखो। लिखो मूत्र का स्वभाव अम्लीय होता है। मूत्र का स्वभाव, स्वभाव मतलब कहन रहता है। हाँ मूत्र का स्वभाव अम्लीय होता है। मूत्र का स्वभाव अम्लीय होता है और इसका pH मान 6.0 होता है। और उसके बाद आगे लिखो इसका तीसरा पॉइंट लिखो। लिखो 100 ml रक्त में, हाँ 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में, हाँ 100 ml रक्त में लिखो। हाँ नहीं इसका तीसरा पॉइंट है 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में 30 mg लिखना। हाँ मिलीग्राम, mg लिखा ना, mg यूरिया पाया जाता है और 2 से 3 mg यूरिक अम्ल पाया जाता है। आगे लिखो। लिखो मूत्र का रंग पीला, मूत्र का रंग पीला, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। हाँ यूरोक्रोम, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है और इसका गंध अमोनिया के कारण होता है। और इसका गंध अमोनिया के कारण होता है। और इसका गंध अमोनिया के कारण होता है। उसके बाद नोट में लिखो। नोट लिखो। लिखो यूरिया से अमोनिया बनने में, यूरिया से अमोनिया बनने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। यूरिया से अमोनिया बनने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। यूरिया से अमोनिया बनने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। आगे स्टार लगाओ। लिखो हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, डायलिसिस। स्टार लगाओ और लिखो हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। लिखा। लिखो या, हाँ तीसरा लगाओ। लिखो यह एक अति विकसित, हाँ अति विकसित मशीन है जिसे डायलिसिस भी कहते हैं। मशीन है जिसे डायलिसिस भी कहते हैं, जिसे डायलिसिस भी कहते हैं, इसके द्वारा रक्त को छानने, इसके द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया को, इसके द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसके द्वारा रक्त को छानने की क्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। स्टार लगा और लिखो कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस मशीन। और उसमें लिखो, लिखो संक्रमण रोग, संक्रमण रोग कॉमा, संक्रमण रोग कॉमा मधुमेह, मधुमेह रोग या बाहरी चोट के कारण, या बाहरी चोट के कारण, बाहरी चोट के कारण
बाहरी चोट के कारण लिखा जब मनुष्य का वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, जब मनुष्य का वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो उसके जगह पर बंद कर देता है तो उसके जगह पर रक्त को छानने और मूत्र निर्माण के लिए डायलिसिस मशीन का उपयोग होता है। मूत्र निर्माण के लिए डायलिसिस मशीन का उपयोग होता है। डायलिसिस मशीन की टंकी, इसका अगला पॉइंट लिखो। डायलिसिस मशीन की टंकी को डायलिसिस मशीन की टंकी को डायलाइजर कहते हैं। डायलिसिस मशीन की टंकी को डायलिसिस मशीन की टंकी को डायलाइजर कहते हैं। डायलिसिस मशीन की टंकी को डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर, डायलाइजर कहते हैं। उसी में लिखो इस टंकी में डायलिसिस अधापोलोर्सुका ईडो डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। क्लास पॉइंट लिखो उसका अगला पॉइंट लिखो। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है। तो ये जो हम उत्सर्जन पढ़ रहे थे इसका भाग 1 था। उसके बाद हम भाग 2 पढ़ेंगे पौधा में उत्सर्जन कैसे होता है। तो भाई लंबा वीडियो हो चुका है। इसी को यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।